बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, और रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि एक बार दूध जब फट जाता है तो आप लाख उसको मथते रहिए, मक्खन नहीं निकल सकता। यानी एक बार अगर आपकी कोई बात बिगड़ जाती है तो उसको बनाने में आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अभी आप क्लास 10th में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से बना सकते हैं और अपने लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, टाइम को लॉस किए बिना हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में आपको, जैसा कि यहाँ थंबनेल आपने देखा ही होगा, कि हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलो फिर देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग इस लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे ये बात आप देख लीजिए। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं वो भी देखेंगे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे टाइप की रिएक्शन भी देखेंगे। क्या होता है ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हमारी एवरीडे लाइफ में, ये भी देखेंगे। रेंसिडिटी, कोरोजन देखने के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज ये सब होने वाला है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इसको मैं चेंज करूं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछे कि सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो आप कहो कि एक प्रोसेस है जिसमें कुछ नया बनता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक सबस्टांस, है ना, 2 and more than 2 सबस्टांस रिएक्ट विद ईच अदर, फॉर्म करते हैं नए सबस्टांस को विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जब इनकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, दो या दो से अधिक सबस्टांस। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि दो या दो से अधिक ही हो, एक ही सबस्टांस की भी प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाती है, उसमें केमिकल जो स्ट्रक्चर है अगर वो चेंज हो जाता है, तब भी वो एक केमिकल रिएक्शन के तहत आएगा, एक केमिकल रिएक्शन माना जाएगा। ठीक है, केमिकल चेंजेस होते हैं वहां। जब ऐसा होगा तो कुछ कुछ होगा। क्या होगा? कुछ कुछ होता है। देखो क्या क्या होता है। स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर सॉलिड है हो सकता है एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, गैस लिया है हो सकता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड लिया हो सकता है सॉलिड में हो जाए। यानी कोई भी जो स्टेट है उसकी वो चेंज हो सकती है। साथ ही साथ कलर चेंज हो सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकती है। इसके अलावा टेम्परेचर में भी चेंजिंग आ सकती है। पहले टेम्परेचर ज्यादा था अब कम है, पहले कम था अब ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी कि उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना, और वो नीचे आ जाएगा, नीचे जो उसकी तली है उसमें बैठ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब कभी केमिकल रिएक्शन हो तो प्रेसिपिटेट बन जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, गैस निकल जाए, या फिर कलर और स्टेट उसकी चेंज हो जाए। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़े। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो जो सिंपलेस्ट या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या बोला मैंने? केमिकल इक्वेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल, है ना, रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कह दिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो कह दिया ना, और इतना बड़ा लिखा है। अभी हमको हर क्वेश्चन में, हर रिएक्शन में इतना बड़ा हम लिखेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमने इसका क्या किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिया। मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2, और जब इसको हीट दिया तो यहां पर बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, MgO। अब ये अभी देखिएगा कि इम्बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है, अभी बाद में हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो बस इतना क्या जानना है आपको, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो कुछ भी आप लेते हैं लेफ्ट साइड में, जैसे मैं कह दूं अगर आप चाय बनाते हो ना, चाय, तो चाय बनाने के लिए क्या लेते हो? चीनी लेते हो, चाय की पत्ती लेते हो, दूध, अदरक, इलायची, जो भी आप लो चाय बनाने के लिए। तो जितनी भी चीजें आपने रॉ मटेरियल्स ली वो आपका रिएक्टेंट्स हो गया। चाय बनने के बाद जो आपको गरम गरम चाय मिल गई ना, गर्मा गर्म, वो आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो आप जो कुछ भी रिएक्शन कराने के लिए लेते हो वो आपका रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा एक रिएक्टेंट की तरह। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये अपना हो जाएगा प्रोडक्ट। तो यही दो बातें यहाँ लिखी है कि द सबस्टांस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, द न्यू प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जानते रहिए। अब इसी के अनुसार, इसी के रूप से आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ें। अब देखिए मैग्नीशियम
और ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरह काम कर रहे थे। MgO आपका एक कलर्ड पाउडर था, व्हाइट कलर्ड पाउडर था, सफेद सफेद। तो जब भी कभी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस तरह से व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है। और जब ये जलता है ना तो काफी, जब ये इसको जलाया जाता है तो ये कैसा जल रहा है, देखिए काफी चमक पैदा कर रहा है ना। तो जब भी कभी मैग्नीशियम हम लोग जलाते हैं तो चमक पैदा होती है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया, चलो भाई। अच्छा एक बात और है कि मैग्नीशियम हो या एल्यूमिनियम हो, इनको जब आप खुला छोड़ देते हो ना तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेती है। और जब कभी आप सोचो कि हमको मैग्नीशियम को जलाना है तो पहले उस लेयर को हटाना पड़ेगा। सर जब उस लेयर को आप हटाएंगे तो हटाने के लिए आपको कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं रबिंग पेपर या सैंड पेपर का, ठीक है। सैंड पेपर से उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा घिस लेंगे, घिसने के बाद ओरिजिनल मैग्नीशियम आपको मिल जाएगा और फिर वो रिएक्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहाँ चेंज करके हट जाता हूँ, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, जब आप डेली लाइफ में देखोगे तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे दूध का फट जाना या दूध का खट्टा हो जाना, कुकिंग ऑफ फूड, खाने का बनना, डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम लोग खाने का पाचन होता है वो भी डाइजेशन ऑफ फूड भी एक केमिकल प्रोसेस के तहत होता है। रेस्पिरेशन, जो आप सांस लेते हो, सांस आती है सांस जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन्स, लोहे पर जंग लगना भी एक केमिकल प्रोसेस के तहत होता है, केमिकल रिएक्शन ही है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, अब कोई भी फ्यूल है वो बर्न होता है, इसका मतलब केमिकल कंबस्शन वहां हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है तभी फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है। चाहे लकड़ी जले, चाहे मोमबत्ती जले, चाहे आपका मिट्टी का तेल जले, चाहे आपका सरसों का तेल जले, पेट्रोल डीजल कुछ भी जले, ठीक है। इंसानों का जलना यहाँ पर नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। चलो भी, अब दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो बैलेंस्ड होगी, एक तो अनबैलेंस्ड होगी। देखो एक साइंटिस्ट हुए, बड़े महान साइंटिस्ट हुए, जिनका नाम था एंटोनी लेवोसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने दो लॉ बताए। एक लॉ बताया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, है ना, फर्स्ट या थर्ड चैप्टर में पढ़ा था आपने। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और दूसरा बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना तो खत्म कर सकते हैं, और ये बात सही भी है। तो जो हमारा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, इसी लॉ को फॉलो करेगा। कैसे, आगे देखिए। पहले तो अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड का मतलब बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे और यहाँ पर कुछ और नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, बहुत ही गलत बात है ना। यहाँ आप 2 लेकर 1 थोड़ी बना सकते हो, 2 को 2 ही रखना पड़ेगा आपको, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये क्या है, अनबैलेंस्ड, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ मैंने कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट, ठीक है। एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होंगे। अगर नहीं है तो अनबैलेंस्ड, अगर हैं तो बैलेंस्ड, ठीक है। और होंगे तो किस रूल पर होंगे, किस नियम पर होंगे, किस लॉ पर होंगे, ये लिखा है मैंने, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं इस बात को, तो पॉइंट नोट करके रखिएगा। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग करना जरूरी है और क्लास 10th के लिहाज से बैलेंसिंग एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं आपसे ये क्या है बैलेंसिंग, ये एक प्रोसेस है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप एटम को बराबर करने का। अब इसका दो तरीका, दो क्या इससे ज्यादा तरीका होता है, जो हम लोग यहाँ पर क्लास 10th के क्लास में पढ़ते हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। अगर आप कोई और मेथड सोचते हो तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी है, जो कि आप क्लास 11th के रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में सीखोगे, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या सीखना है, हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब सेट करो, देखो अगर सेट हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर नंबर चेंज, ठीक है। अब यहां देखिए आपको करना क्या है, जैसे जो भी रिएक्टेंट के एटम्स हैं आप उसको लिख लीजिए, और जो प्रोडक्ट के हैं उसके भी एटम को लिख लीजिए। जैसे मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पर देखा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट में, ठीक है सर। प्रोडक्ट में भी 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन इधर है, तो अब 2 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको इधर भी 2 ऑक्सीजन करना है, ठीक है। जो भी कुछ करिए आप दोनों तरफ बराबर करिए, बराबर होने से मतलब है हमसे, और बराबर हो जाएगा तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। आगे देखें आप क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन करूं रिएक्टेंट में, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन कर दिया, जैसे कि H2 + O2 दिया था, H2O, तो हमने क्या किया,
हमने यहाँ 2 लगा दिया। अब देखो जैसे ही 2 आपने लगाया यहाँ पर तो ऑक्सीजन तो इसका गेम सेट हो गया, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गई जिसको आपने हाइड्रोजन बोला है, और यहाँ पर अब हाइड्रोजन हो गया है 4, यहाँ हो गया है 4, यहाँ है 2, अब ये गलत कर दिया इसने, ठीक है। तो आप इसको क्या बढ़ा सकते हो, इसको 4 कर सकते हो, तो आप देखो हाँ ये 2 है, अगर मैं 2 लगा दूं तो ये 4 हो जाएगा। ध्यान रहे कि आपको कभी भी केमिकल अगर रिएक्शन बैलेंस करना है तो आप किसी के घर में जाके घुस के बैलेंस नहीं करोगे। जो कुछ भी आपको नंबर करना है, नंबरिंग करना है, वो बाहर बाहर से करना है, ठीक है। यानी मैं इसको H3 या फिर इस तरह से किसी भी कंपाउंड के अंदर जाके घुस के नहीं बैलेंस करूंगा, मैं यहाँ पर नंबर सब बाहर दूंगा, ठीक है। तो मैंने 2 दे दिया तो 2 2 ज़ा 4, अब यहाँ पर भी 4 हो गया और यहाँ ऑलरेडी 4 था ही। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2 यहाँ था ही और यहाँ पर भी 2 हो गया, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, अबव रिएक्शन इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो, काम आ जाएगा आपके। अच्छा अब इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। जरा आप खुद भी चेक कर लो। बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ आयरन कितना है, इधर 1 है, यहाँ कितना है 3, तो मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 1 है सर, यहाँ कितना है 4, मैंने 1 लिख दिया है, 4 लिख दिया। अब आपको सबसे पहले क्या बैलेंस करना होता है, मेन एलिमेंट को बैलेंस करना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप मेन एलिमेंट्स बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद फिर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ध्यान दो। और बहुत सारे केस में ऐसा होगा ना कि जैसे आप मेन एलिमेंट बैलेंस कर लोगे, जैसे आप मेन एलिमेंट बैलेंस कर लेंगे, वैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑटोमेटिक, किसी एक को बैलेंस करने पर दूसरा ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, चलो बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर 3 आयरन था और मैंने भी यहाँ पर क्या कर दिया, इस आयरन को भी 3 आयरन मैन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, Fe3O4 हो गया, H2 हो गया। अब क्या बैलेंस करना हमको, अगर मैंने यहाँ 3 कर दिया तो 3 यहाँ तो हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या चीज कम पड़ रहा है, आप देखोगे तो ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है तो मैंने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, जैसे यहाँ हो गया 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब देखो 3 आयरन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन का देख लो कितना यहाँ पर हो गया, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर कितना 2, तो यहाँ पर भी 4 से आप मल्टीप्लाई करा दो, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, में कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्या हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से आपने क्या कराया, यहाँ पर आपने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 से कराना होगा, ध्यान रहे, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, 4H2 होगा, ठीक है। चलो इस बात को ध्यान में रखो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अगर आप कोई गैस यूज करते हो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई गैस है तो स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर दो, सॉलिड है तो स्मॉल s से, लिक्विड है तो स्मॉल l से, और यहाँ पर ये लिखा है सबसे नीचे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ 3Fe 3 आयरन सॉलिड प्लस में क्या है 4H2O गैस, और ये दे क्या रहा है आपको, ये दे रहा है सर Fe3, ये मैंने क्या किया Fe3O4 ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, प्लस 4H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। या तो यहीं 4 कर दो, ये चीज सेम हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राइट, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पर केमिकल इक्वेशन ही बैलेंस कर रहे हो, बल्कि आगे के जो चैप्टर हैं आपके, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ये रिएक्शन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगी जब आप कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे मिलेंगी पहले चैप्टर से, तो पहले चैप्टर वाला रिवाइज कर लेंगे तो तीसरे चैप्टर का, दूसरे का, चौथे का, सबका रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से करिए। कहा जा रहा है कि जब कभी ये इसको जलाया जाता है किसी हाइड्रोकार्बन को, तो वो 2 चीजें जरूर देता है आपको, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, और साथ ही साथ हीट और लाइट दोनों मिलती है, ठीक है। तो अब इसको भी बैलेंस करना है, तो क्या करना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, ठीक है, मैं चेंज कर लूं कलर, नंबर ऑफ कार्बन है 1, यहाँ पर कितना 1, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, देख रहे हो ना, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 2 लिख दिया। ऑक्सीजन, ये कोई जरूरी नहीं कि आप इतना चार्ट बनाओ फिर करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना।
डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो एक तरीका है, सीख लेने के बाद आप डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर कितना है 2 और 1 3, ठीक है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 2, ये तो गड़बड़ है और ये भी गड़बड़ है, 2 और 4 ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, मेन एलिमेंट बैलेंस करना है। अगर मेन एलिमेंट बैलेंस हो गया है तो उसके बाद आपको किसी और पर ध्यान देना है, ठीक है। मेन एलिमेंट अपना कार्बन अगर दिख रहा है यहाँ पर, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन है 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2, तो सबसे पहले आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 2 टू द 4 हो गया, यानी इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो कुछ इस तरह से लिख दो इसको, 4 हो गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है आपके पास, बच रहा है अपने पास ऑक्सीजन, यहाँ देखो 2 और यहाँ 2, 4 ऑक्सीजन हो गया ना, जैसे आपने मल्टीप्लाई कराया तो ये 3 से क्या हो जाएगा 4। अब अगर इधर 4 हो गया और इधर 2 है तो आप सोचो ना कि इधर किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए कि 4 हो जाए, सिंपल सी बात है, 2 से करा दो तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। तो फाइनली अगर ये रिएक्शन को आपको, इस रिएक्शन को लिखना है एक बैलेंस्ड रिएक्शन, तो आप लिखो CH4 प्लस 2O2 gives you CO2 प्लस 2H2O, इट इज योर बैलेंस, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, ऐसे घर पे भी आपकी आवाज आती रहती होगी, ध्यान ना दें, इस पर ध्यान दें, आपका काम इसको सीखना है, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, 3 उंगलियां फेरो इस पे जल्दी से, ठीक है। चलो मैं मिटाऊं इसको, चलो बहुत बढ़िया, चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसे घर पे भी आपके बहुत कुछ गिरता पड़ता रहता होगा। देखो मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन दिया है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड एंड सोडियम सल्फेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप कैसे बनाओगे, देखो जरा ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखो, जो कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने लिख दिया सोडियम है। भाई देख, अगर एक्वस सॉल्यूशन लिखा है ना तो इसका मतलब उसको पानी में घोला गया है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि आपने उसको पानी में घोल रखा है। अगर नॉन एक्वस लिखा है इसका मतलब पानी के अलावा कोई भी सॉल्वेंट वहां पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला तो NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, क्लास 9th में सीखा था, नहीं सीखा था तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। फिर मैंने क्या कहा, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट भी आपने क्लास 9th में सीखा था, है ना। फिर कह रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड, अब कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, प्रेसिपिटेटेड होने का मतलब वो नीचे बैठ जाएगा, इस तरह से मैं एरो नीचे लगा दे रहा हूं, ठीक है। जब कोई डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी तो वो नीचे बैठ जाएगा। एंड सोडियम सल्फेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट रह जाता है। तो जो ये कह रहा था मैंने उसका नाम लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। उधर रख दीजिए आंटी, जो ये कह रहा था मैंने क्या किया, इसका नाम लिख दिया, नाम लिख दिया। अब देखना ये है कि क्या सारी चीजें बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि हमको फाइनली क्या करना है, इसको बराबर करके देना है, बैलेंस करके देना है। तो जरा चेक करो, आप जरा ध्यान से चेक करो, कॉपर कितना है, एक नंबर में कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा, ठीक है। कॉपर कितना है सर, कॉपर तो एक ही है, इधर 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 भी एक है। जरा बताओ सल्फर कितना है, सल्फर सर एक है, इधर इधर भी एक है। अब जरा बताइए सोडियम या ऑक्सीजन देख लो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कह रहा है तो ऑक्सीजन देख लो, इधर 4 और इधर 1, तो इधर 5, इधर 2 और इधर 4, 6, तो 6 ऑक्सीजन है इधर, तो इधर 5 है, काउंट कर लेना आपको एकदम, जैसे 1 2 3 4 5 आप गिनती गिनते हो वैसे ही। सोडियम, अपना सोडियम इधर 1 है, इधर 2, ठीक है, इधर 1 है इधर 2 है, ठीक है, मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन 1 है और इधर कितना है 2, तो 2 लिख दिया। अब सारे मैंने क्या लिख दिए, सारे एटम्स के जो भी रिएक्टेंट में क्वांटिटी थी, क्वांटिटी मैंने रिएक्टेंट वाली भी लिख दी एक साइड, और मैंने इधर लिख दी किसकी, प्रोडक्ट वाली, ठीक है। अब ये देखना है कि मेन एलिमेंट आपका बैलेंस है कि नहीं है, सबसे पहला काम। तो मेन एलिमेंट आपको देखना है अगर, तो मेन एलिमेंट क्या है आपका, कॉपर, तो वो तो बैलेंस है। उसके बाद सोडियम देखना है आपको, इधर 2 है और इधर 1, सॉरी इधर 2 है और इधर 1 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इधर 2 करना होगा, ठीक है। जैसे आप इधर 2 करोगे तो आप देखो जरा, यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा साथ ही साथ, तो सोडियम आपका कितना हो गया, इधर 2 हो चुका है, ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया पूरा पूरा। अब ऑक्सीजन जरा काउंट कर लो, यहां से 2 और 4 6, और इधर भी कितना है 2
होल ट्वाइस का मतलब होता है कि 2 और इधर 4 6, तो इधर भी क्या हो गया, ऑक्सीजन भी 6 हो गया और इधर ऑलरेडी 6 था। अब जरा हाइड्रोजन काउंट कर लो बेटा, इसमें 2 हाइड्रोजन इधर है, इधर कितना है, होल ट्वाइस मतलब 2 हाइड्रोजन इधर है, तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे अक्सर ये केस में देखोगे कि मेन एलिमेंट आप क्या करो, मेन एलिमेंट आप बैलेंस करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑटोमेटिक आपको बैलेंस होता हुआ दिखाई देगा, या तो आप अगर करना चाहते हो तो दोनों में से एक करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड में इसको कर करके हम लोग चेक करते हैं, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको आगे इसका पेज दे दूं जहां पर ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये पूरा पेज है। ऐसे क्वेश्चन कह रहा है कि अब बताओ, ये 2 नहीं होगा यहाँ पर, ये H2 होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं तो उसको आपको बैलेंस करना है, तो आपने जैसे इसको किया वैसे आप इसको भी कर सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा। चलो भाई, इसके बाद कह रहा है कि सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, तो वाटर के लिए H2O लिखो ना भाई, वाटर के लिए तो H2O लिखना ही पड़ेगा। आपने इतना कर दिया, तो सोडियम क्या करेगा, H2O दरअसल H+ और OH- में हाइड्रोक्साइड आयन में टूटता है, तो सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहां से रिलीज करेगा, तो एक सोडियम एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, तो 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगे 2Na 2OH 2NaOH बना देगा। ठीक है, और यहां से 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। आप इस मेथड से करना चाहो करो, नहीं तो फिर आप हिट एंड ट्रायल मेथड जो आप लगाते थे वो आप करो। ठीक है, ध्यान रहे कि यहाँ पर H2O रहेगा जब आपने वाटर लिखा है तो। ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए गैस कर दो। ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम था आपने यहाँ लिख दिया, हाइड्रोजन कितना था 2, इधर कितना था 3, 2 और 1 3 था। ठीक है, इधर 2 था, तो यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन कहाँ से आ गया, ये ऑक्सीजन लिखो भाई। ठीक है, ऑक्सीजन लिखोगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना आएगा 1। ठीक है, सारा खेल किसका गड़बड़ चल रहा है, हाइड्रोजन का। जैसे आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो आप देखोगे सोडियम गड़बड़ हो गया है, सोडियम को बैलेंस करोगे तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो करके देखिएगा, इस तरह का जवाब आएगा। और फिर ये लास्ट वाला जरा आप करके बताओ हमको, है ना, करके बताओ फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर के। हाँ जी भाई, तो आपने इसको बैलेंस कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्या कह रहा था, बेरियम क्लोराइड लीजिए। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखिएगा इस बात का, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आप जब रिएक्शन देखोगे ना तो इंटरचेंज हो रही है आपस में, है ना, क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। और इंटरचेंज होती है जब कोई रिएक्शन, तो वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जो कि आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल अभी देख लो और साथ ही साथ वहां जब पढ़ोगे तो वहां पर भी देखोगे, एक आध याद रख लो यहाँ से तो बहुत अच्छी बात है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4, यहाँ पर इसको डब्बा लगाने की जरूरत नहीं है, और AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपको बैलेंस करना है, यहाँ पर कितना बेरियम है, सबसे पहले आप देखो बेरियम, तो आप ऐसे लाइन से लिख लेना। लाइन से लिखने के बाद फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे कि कितना बेरियम है, कितना एल्यूमिनियम है, कितना क्लोरीन है। ठीक है, जितना जितना सब कुछ है उसके बाद आप इसको देखिएगा तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस्ड। 3 बेरियम में यहाँ पर है, 3 बेरियम यहाँ है, SO4 का होल थ्राइस 3 SO4 यहाँ पर। अगर आप सल्फर काउंट करना चाहते हो, ऑक्सीजन काउंट करना चाहते हो तो अलग अलग से कर लो, नहीं तो SO4 इकट्ठा काउंट करना चाहते हो तो देखो 3 SO4 यहाँ है, मतलब 3 सल्फेट आए, 3 आगे लिखा और यहाँ सल्फेट, मतलब 3 सल्फेट इधर भी है, तो ये भी बैलेंस है। एल्यूमिनियम देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। क्लोरीन 3 2 6, 2 3 6, तो 6 क्लोरीन भी है। जो पूरा प्रोसेस है उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपने क्या क्या सीखा इसमें, इतना आपने जो अभी तक पढ़ा उसमें सीखा आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में भी जाना। अमाउंट इन मोल में नहीं सीखा है, आप आगे उसको सीख लेंगे। ठीक है, रिलेटिव फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चेंज होती है, हीट चेंज करती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब भी रिएक्शन होती है तो हीट उसमें क्या होता है, चेंज होता है, चाहे हीट बढ़ जाती है चाहे हीट कम हो जाती है या हीट देना पड़ता है। द स्पेसिफिक कंडीशन नेसेसरी फॉर द रिएक्शंस
ऐसा नहीं है कि सारी रिएक्शन एक ही कंडीशन पर होगी, अलग अलग रिएक्शन अलग अलग कंडीशन पर भी क्या होती हैं, हाँ फॉलो की जाती हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एसोसिएशन रिएक्शन या कंपोजिशन रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, या एसोसिएशन रिएक्शन भी बोल देते हैं इसको, एसोसिएशन, ठीक है जी, एसोसिएशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको। कॉम्बिनेशन तो है ही है। दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मतलब पूरा चैप्टर इतने में ही आपके खत्म होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। ले लिया, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो कॉम्बिनेशन, जब कभी दो चीजें आपस में ऐड होकर के सिंगल प्रोडक्ट दे, कॉम्बिनेशन का मतलब A प्लस बी बन जाए AB, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में क्या हो, मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट दें, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहां इसकी डेफिनेशन लिखी है। अब दो उल्टी चीजें जो आपके साथ हमेशा जो आने वाली हैं, एक को सीखो दूसरा ऑटोमेटिक सीख जाओगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, पता है कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन, कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन की जो उल्टी रिएक्शन होगी, मतलब इसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो होगा डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, है ना। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन अगर आपसे कहे तो जो कंपोजिशन की डेफिनेशन है उसको आप पलट दीजिए, ठीक है। कंपोजिशन में या कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि दो रिएक्टेंट आपस में एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, दो रिएक्टेंट आपस में एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, दो रिएक्टेंट आपस में एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, बैलेंस नहीं है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं कहूंगा डीकंपोजिशन, जो कि अगले पेज में है, डीकंपोजिशन का मतलब ये होगा कि एक रिएक्टेंट दो या दो से पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। तो जहां कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, वहीं डीकंपोजिशन का मतलब होगा टूटना, ठीक है। अब डीकंपोजिशन जब भी होगी, यहां एग्जांपल आप इसका देख लो, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। मैग्नीशियम वाला आपने पहले ही पढ़ा था, हट जा भाई, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके H2O, वाटर बनाते हैं, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा 2 और इसको 2 कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ऐसे स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम का मतलब होता है क्विक लाइम, CaO को जब वाटर में हम लोग डिसॉल्व कराते हैं तो ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। चलो अब इसी का उल्टा कर दिया हमने, डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट जा रहा है, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट जा रहा है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जब कभी एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है तो वैसी रिएक्शन को आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हो, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, इसमें जरूरी एग्जाम्पल है, क्योंकि लोग डेफिनेशन तो याद रखते हैं लेकिन एग्जाम्पल भूल जाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, या इसको आप लोग क्या कहते हो, चूना पत्थर कहते हो, ठीक है, मार्बल कहते हो। तो मार्बल टूटता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लेड नाइट्रेट जब टूटता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस यहां से रिलीज होती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, सही है। चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसको फटाफट से, स्क्रीनशॉट, 3 उंगली, ठीक है, ले लो। चलो भाई इसको चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन मैंने आपको बताया था 3 तरह से होगी, ठीक है। अगर सर अगर आप हीट दे रहे हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर आप हीट दे करके डिकम्पोजिशन करवा रहे हो तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में कोई डिकम्पोजिशन हो रही है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाती है, ठीक है। देख लो, थर्मल मतलब हीट देना आपको, ठीक है। फोटो मतलब सनलाइट, सनलाइट, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी। बोलो बात समझ में आ रही है, एकदम चकाचक झमाझम। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो फटाफट से फिर आगे बढ़ो, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सबका डिस्कशन कर लेते हैं। थर्मल, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्ट, कहां गया भाई तू, आजा, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, जब कभी डिकम्पोजिशन होगी रिएक्ट करेगा ना आउट बाय हीटिंग, मतलब हीट देने पर अगर कोई डिकम्पोजिशन हो रही है, हीट करने पर कोई भी आपका रिएक्टेंट टूट रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड और वो आपके CO2 में टूटेगा। ऐसे ये आपका क्या है, FeSO4। देखो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो आपको इस क्लास में तो काम में आएंगी ही आएंगी, बाकी 11th-12th में भी काम में आएंगी। तो आप रिएक्शन को अगर याद कर लोगे तो आपके 10th में तो यूज में वो चीज रहेगी, साथ ही साथ वो 11th-12th में भी काम में आएगी, ठीक है। तो जब भी कभी FeSO4.7H2 आप लेंगे ना, है ना, जिसको आप लोग ग्रीन विट्रॉल कहते हो, तो वो भी हीट देने पर FeSO4 और 7H2O में टूटता है। अगर मैं FeSO4 को ज्यादा हीट दे दूं, ठीक है, तो वो Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस पे काम करते हैं, हीट पर काम करते हैं ना, हीट होगी तभी ये टूटेगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। फोटोकेमिकल, इफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट कैरी आउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अगर आप यहाँ पर हीट नहीं होगा भाई, यहाँ पर हीट नहीं होगा, आप इसको काट के सही कर लेना, मैं ही सही कर देता हूँ इसको ना। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपको हीट नहीं लेना है, फिर क्या लेना है, यहाँ पर आपको लेना है सनलाइट। क्या लेना है, सनलाइट। यहाँ पर सनलाइट या HNU भी इसी चीज को हम लोग लिखते हैं, कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो सनलाइट आप लेंगे, है ना, HNU, सनलाइट या फिर HNU। बात क्लियर है ना। चलो, तो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई चीज टूट रही है, डिकम्पोज हो रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पर हो रही है तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर किस पर हो रही है, हीट देने पर हो रही है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर याद रखें। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखते हो तो आपकी डेफिनेशन अधूरी मानी जाएगी और नंबर भी अधूरा ही मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए जब भी डेफिनेशन लिखें उसका एग्जाम्पल जरूर 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 लिखें, ठीक है। जल्दी से 3 उंगलियां फेरिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, अभी तो हम लोग यूज नहीं करते, अभी हम लोग सिर्फ, है ना, एंड्रॉयड और अपना आईफोन यूज करते हैं। पहले होता था जब आपका कैमरा, तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज आती थी, और जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होती थी ना सर, उसमें आपके AGVR AGCL का यूज होता था, ठीक है। तो कैमरे में ये दोनों यूज होते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के लिए, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के लिए आप कैसी रिएक्शन यूज करते हो, किसको यूज करते हो, तो आप ये कह सकते हो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होती थी उसमें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा दूं। चलो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, पहले ही मैंने आपसे कह दिया, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर डिकम्पोजिशन होती है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। सही बोला था कि नहीं बोला था, वही बात मैंने लिखा है कि इफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू कैरी आउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रिक करंट का यूज करो तो डिकम्पोजिशन कैसी होगी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराइए तो उसमें क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पार्ट में ये टूट जाएगा। क्या टूटेगा, वाटर। क्या दिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। बात क्लियर है ना। चलो, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग पानी में कुछ ड्रॉप डाल देते हैं H2SO4 की, या कोई भी एसिड आप डाल देते हो पानी में जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, अगर आप डाल देते हो तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब यही पूछा गया क्यों आपने अगर पानी में कुछ मिला दिया एसिड तो उसकी कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है, भाई यहाँ पर इसका आंसर लिखा है, और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम उसको इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 एसिड आर एडेड टू वाटर बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाई, है ना, NCERT का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का। वाटर इज द पुअर कंडक्टर, इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी बढ़े, इलेक्ट्रिसिटी उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो, इसी वजह से हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, एसिड डिसोसिएट टू मेक इट गुड कंडक्टर, ठीक है। तो एसिड उसको अच्छा कंडक्टर बना देता है, इसी वजह से थोड़ा सा एसिड उसमें मिला देते हैं, ठीक है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो आयरन जब कभी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट या फिर लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से हटाता है ना, और खुद उसकी जगह बैठ जाता है और नया प्रोडक्ट बनाता है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। चलो, अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन सल्फेट बना दिया, कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। चलो, अभी इसकी पूरी कहानी बताते हैं, पहले इतना आप नोट कर लो। नोट कर लिया।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में भी काम में आ जाएगी। इवन ये थर्ड चैप्टर का टॉपिक ही है, लेकिन हम लोग इसको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में अगर फर्स्ट में पढ़ लिए तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर में काम में आ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है पहले इसको जानते हैं, है ना। दरअसल आप ये कह दो कि ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, रिएक्टिंग कैपेसिटी, ये बेस है ना कैपेसिटी। रिएक्टिंग कैपेसिटी के बेस पर हम लोगों ने एक क्या बनाई, एक सीरीज बनाई, कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कितना कम रिएक्टिव है, और इसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज का बेस क्या था? हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज का सिंपल सा काम था कि आप कौन कितना तेज रिएक्शन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उसके आधार पर आपने जो सीरीज बनाई। अब एक आप लोगों ने देखा होगा वैसे भी और कई सारे जगहों पर, मान लो हम सब कई सारे दोस्त हैं ना, वो सब लोग मिलके गए घूमने उत्तराखंड एक बार। ठीक है, केदारनाथ घूमने गए, तो केदारनाथ में जो खाना बनाने का काम करता था वो वहाँ का माली करता था। ठीक है, लेकिन वो आलू जरा फीके पकाता था, तो आपने पहले भी सुना होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये हुआ कि आपने चाट खाया और जो फीका पका था आलू मैगी या आलू जो था वो आपने चाट खाकर बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो मैं यहीं पर इस चीज को लिख सकता हूँ कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फिर मैंने क्या खाया, CHAA और T साइलेंट है। ठीक है, दिख रहा है आपको, CHAA है ना, और T साइलेंट मतलब T को हटा दिया है, और ऊपर नीचे आपको UU जोड़ देना है, बीच में GG जोड़ देना है। समझे जी? ठीक है, तो यहां पर जो ऊपर में है, ठीक है, जो ऊपर में है वो हाईली रिएक्टिव यानी मोस्ट रिएक्टिव कह सकते हैं आप, मोस्ट रिएक्टिव है, और जो नीचे है ना, जो हाइड्रोजन से नीचे है, ये इनको कह सकते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव। बीच वाले मॉडरेट हैं। ठीक है, तो अब एक बात ये समझ में आ गई कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, उसके बाद आपको चाट खा लेना है और चीजें बैलेंस हो जाएगी, और इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, फिर CHAA, T को मैंने साइलेंट कर दिया। ठीक है, और आप ऊपर U नीचे U बीच में GG। ठीक है, अब ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो नीचे वाले को हटा सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा पावरफुल होता है, हर जगह ऊपर वाला ज्यादा पावरफुल होता है, नीचे वाले को हटा देगा। ठीक है, तो जो कोई भी ऊपर है आपसे वो नीचे वाले को हटा सकता है, नीचे वाले की इतनी औकात नहीं है कि ऊपर वाले को हटाए। जैसे मैंने अगर कह दिया आपसे कि Zn + CuSO4 लिखा है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन है इसका, जिंक सॉलिड आया, तो Zn क्या करेगा? Zn आप बताओ, Zn कहाँ है? Zn यहाँ है। Cu कहाँ है? Cu यहाँ है सर। तो क्या Zn Cu को हटा सकता है? बेशक हटा सकता है, तुरंत हटाएगा। और जिंक यहाँ से क्या करेगा? इसको कहेगा भाई निकल लो यहाँ से तू, और बनाएगा ZnSO4 एक्वस सोल्यूशन, और यहाँ से चुपचाप ये Cu सॉलिड बन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने थोड़ी देर पहले लिखा था FeCuSO4 है एक्वस सोल्यूशन में, तो क्या FeCuSO4 में से कॉपर को हटा सकता है? देखो जरा कहाँ है, Fe ऊपर है, Cu नीचे, बिल्कुल हटा सकता है। और क्या बनाएगा? FeSO4 एक्वस मतलब पानी में घुला है, और यहाँ से Cu फिर से सॉलिड बन के निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा कह दूं, अगर मैं ये लिख दूं कि इसी CuSO4 में, इसी CuSO4 एक्वस को मैं Ag के साथ रिएक्ट करा दूं, तो अब आप बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, AgSO4 एक्वस, ध्यान से बताइएगा, और यहां से मैं लिख दूं कॉपर सॉलिड। क्या ये सही है कि गलत है? अब देखिए बताइएगा मुझे, क्या Ag कॉपर को हटा सकता है? तो आप देखो पहले, Ag तो नीचे है, कॉपर ऊपर है, तो नीचे वाला ऊपर वाले थोड़ी हटा सकता है, ऊपर वाला चाहे तो नीचे वाले को हटा सकता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी ये रिएक्शन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या आपको याद रखना है? रिएक्टिविटी सीरीज। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी मुट्ठी में। ठीक है, आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आई बात? ये बात जरूर याद रखिएगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, उसके बाद आप चाट खा लेना, चाट खा के सारे बैलेंस को बरकरार कर लेना। ठीक है,
और इतनी बातें याद रखिएगा। चलो जल्दी से फटाफट से 3 उंगलियां फेरो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया? चलो यहाँ मैंने कॉपर लिखा है, ठीक है, आपको अगर दिख रहा है तो, बाद में मैंने एक क्रॉस किया सॉलिड। चलो भाई आगे इसको मैं आगे बढ़ते हैं, हम लोग चेंज करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, जैसे कॉपर ने हटा करके कॉपर नाइट्रेट यहाँ बना लिया, ठीक है। अब आप कहोगे कॉपर, हाँ बेशक कॉपर तो ऊपर रहता है, आप रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखोगे तो कॉपर यहाँ से इसको हटा लेता है, ठीक है, और ये बना लेता है। आयरन क्या वाटर में से हाइड्रोजन को हटा सकता है? हाँ हटा सकता है, और यहाँ पर Fe3O4 बना लेता है, ठीक है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव या लो रिएक्टिव को उसके साल्ट सॉल्यूशन से हटा सकता है और रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, भाई डबल मतलब दो आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो क्या कहते हैं, टू कंपाउंड्स रिएक्ट विद एक्सचेंज ऑफ आयंस, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। तो एक्सचेंज ऑफ आयन हो और दो नए कंपाउंड बन जाए, दो नए कंपाउंड बन जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे आ रही है ना, तो फटाफट से देखो, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब हमने आपस में रिएक्शन कराया, देखो यहाँ पर भी आपको एक्वस लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब लिक्विड फॉर्म में रहेगा तभी आपस में आयन इंटरचेंज करेंगे, मोबिलिटी ऑफ आयन तभी तो पॉसिबल है, सॉलिड में थोड़ी ना आयन मूव करता है। अब यहाँ पर बताओ सोडियम और यहाँ क्लोरीन, तो आपको क्या NaCl टाइप की शक्ल नहीं बन जाएगी इसकी? बताओ, NaCl आपस में बन जाएगा? ये कहाँ गया? ये गलत रिएक्शन है जी, है ना। ये BaSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ BaSO4, ठीक है, NaNO3 नहीं होगा, यहाँ बनेगा NaCl, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना होगा आपको, ठीक है। NaCl यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका NaCl, 2NaCl हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस होकर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आप खुद भी देख लो ना, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर से। अब यहाँ पर क्या है, सोडियम, यहाँ पर है क्लोरीन, तो NaCl बना दो, इसका आयन तोड़ो, इसको तोड़ो ना, सोडियम में और सल्फेट में, ये किस में टूटेगा? Na+ में, और ये SO4-2 में, ऐसे Ba2+ में और Cl-1 में। आप एक्सचेंज कर लो, देखो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप कर लेना। ये टूटेगा किसमें? Na+ में, ये टूटेगा SO4-2 में, 2 सोडियम इसीलिए 2 कर लो। ये किस में टूटेगा? ये बेरियम +2 चार्ज होता है इस पर, और यहाँ पर 2Cl-, 2 क्लोरीन है ना, ठीक है, एक क्लोरीन पे -1 होता है, तो ये वाला जो प्लस है एक्सचेंज कर लीजिए फिर अब इससे, ये वाला प्लस किसके पास आएगा? इस वाले के पास आएगा, ठीक है, माइनस के पास। और दूसरा अगर मैं कहूँ आपसे, ये वाला सल्फेट वाला ये इसके साथ जाएगा, तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा BaSO4, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है साथ साथ, ठीक है। दूसरा अगर मैं कहूँ सोडियम और क्लोरीन, तो ये क्या बना लेंगे? NaCl, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर 2-2 है तो आप 2 लिख दो, 2 क्लोरीन 2 सोडियम था ना, ठीक है। चलो इतना कर लोगे, मैं इसको मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट पुश करके पॉज करके ले लीजिएगा। अब इसके अलावा अगर मैं कहूँ आपसे, अरे ये क्या किया मैंने, चलो फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? Cl कर लेना है, क्या कर लेना है? NaCl, ठीक है, कर लेना है, 2 कर लीजिएगा यहाँ बैलेंस करने के लिए। ऐसे ही AgNO3 में भी Ag टूटेगा, NO3- टूटेगा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? AgCl, ये Ag इस Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो AgCl यहाँ एक पास रहेगा, ठीक है। और Na यहाँ से NO3, तो NaNO3 हो जाएगा, ठीक है, NaNO3 बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं Ki, तो K+I- और PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट है, तो आपस में क्या करेगा? यहाँ से लेड आयोडाइड, यानी ये Pb और ये आयोडीन, ये आपस में रिएक्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ से बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बन जाएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब यहाँ से आपके एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो भाई, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, अगर हीट के बेस पर मैं आपसे कहूँ रिएक्शन कितने टाइप की होती है, तो आप कहोगे 2 टाइप की, ठीक है। अगर मैं हीट देने के बेस पर या हीट लेने के बेस पर 2 टाइप की रिएक्शन बताऊं, तो 2 टाइप की होती है, एक तो एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक, ठीक है। देखो जब भी EX मतलब एग्जिट है ना, EX मतलब जहां कहीं भी एग्जिट आएगा,
तो आप एग्जिट मतलब हीट यहां से क्या करेगी, एग्जिट करेगी, ठीक है। हीट क्या करेगी, एग्जिट करेगी, एग्जिस्ट नहीं एग्जिट, एग्जिट करेगी, हीट निकलेगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि जब आप खड़ा छूना CaO और पानी को आपस में रिएक्ट कराते हो तो देखो वहां से बहुत ज्यादा हीट निकलती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप राशिद कलाम डाल लीजिएगा यूट्यूब पे, वहां पर चैनल है, मैंने करवाया, आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है। तो दो टाइप की होगी, एक जिससे हीट रिलीज होगी, एक हीट जिससे रिलीज होगी सर, ठीक है। एक एग्जिट होने का मतलब मैं यहां लिख दूं हीट रिलीज होगी, यहां से हीट रिलीज होगी। और एंडोथर्मिक में क्या होगा, जैसे आपको चाय बनाने के लिए मैंने बोला था, तो चाय अगर आप बनाओगे तो मैं आपको चीनी दे दूं, दूध दे दूं, और चाय की पत्ती दे दूं, अदरक दे दूं, और भी जो आपको उसको दे दूं, लेकिन आपको हीट ना दूं, तो आप ये बता दो मुझे, क्या आप चाय बना सकते हो? विदाउट आपको हीट दिए चाय आप कतई नहीं बना सकते। तो जब कभी आप हीट देते हो तभी आपकी चाय बन सकती है, ठीक है। तो हीट देने के बाद ही चाय बनती है ना, तो इसीलिए हीट देने के बाद अगर कोई चीज होती है तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चाय का बनना भी एक तरह से एंडोथर्मिक प्रोसेस ही है, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद यानी यहां पर क्या होगी, हीट का हम लोग, हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। एग्जिट हो रही थी वहां से, हीट रिलीज हो रही थी, यहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी। यहां पर पूरी कहानी मैंने लिख दी है, आप देखिएगा, हीट यहां से रिलीज होगी। अब ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल में भी क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, वहां से लाइट भी निकल रहा है, तो ये कहानी इसके साथ साथ है। रेस्पिरेशन भी हमारी क्या है, रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जहां से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ग्लूकोज फॉर्म करती है। ग्लूकोज देन कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। अच्छा देखो ये होता क्या है, अभी देखो यहाँ पर क्या ना, बायो और केमिस्ट्री साथ साथ आ जाती है। आप सांस लेते हो, सांस आती है, सांस जाती है, सांस आई तो हम लोगों ने क्या किया, फेफड़े में गया, फेफड़े में जाने के बाद, लंग्स में हमारे जाने के बाद एक सरफेस होती है, ठीक है, बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर पे ऑक्सीजन लेयर इकट्ठा हो जाती है, फिर एक हीमोग्लोबिन समझ लीजिए खाली ट्रक की तरह है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के पास कुछ नहीं है, उसने कहा कि चल भाई ऑक्सीजन तुझको लेके चलते हैं, कहाँ लेके चलेंगे, सेल्स के पास लेके जाएंगे। तो हीमोग्लोबिन ने जैसे ऑक्सीजन को लिया वैसे हो गया वो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हो गया है, फिर वो कहाँ जाएगा, अभी इसके इस हीमोग्लोबिन के पास इतना दम नहीं है कि सब सेल के पास चला जाए, तो पहले जाएगा वो हार्ट के पास, थोड़ा उससे प्रेशर लेगा, ठीक है। पूरे प्रेशर के साथ बॉडी में फैल गया, सेल्स के पास गया, सेल्स के पास भी आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहते हैं लास्ट में जब आप वहां जाएंगे तो आप ग्लूकोज पाएंगे और फिर आपकी रिएक्शन होगी और आप वापस से केमिस्ट्री में चले आएंगे। अब तक आपने बायो का सफर किया, फिर वापस से आप केमिस्ट्री में आ जाएंगे। और होता क्या है, यही चीज यहां पर तो नहीं है, चलो यहां देखो, मैंने आपसे कह दिया कि ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। और ऑक्सीजन को अभी हमने टहला घुमा के हीमोग्लोबिन के साथ भेजा था, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बोल करके दे दिया, हीमोग्लोबिन ने अपना काम कर दिया। फिर यहाँ रिएक्शन हुई और मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हाइड्रोकार्बन जलेगा तो दो चीजें बनेंगी, एक तो CO2 और एक H2O, ठीक है, प्लस एनर्जी यहां से रिलीज होगी। अब एक बात यहां पर और समझने वाली है कि हीमोग्लोबिन ने तो दे दिया, अब हीमोग्लोबिन खाली बैठ के करे क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी बना है ना फिर से वापस से ले लेता है, तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हो गया, वापस से वो फेफड़े के पास आएगा, हार्ट के पास जाएगा, फेफड़े के पास आएगा, वापस से चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। आप बायो में भी पढ़ते हो इस चीज को, तो बायो और केमिस्ट्री कहीं अलग नहीं होती, कहीं कहीं पर एकदम सेम टू सेम हो जाती है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, वाटर हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बोलो बात समझ में आती है, हाँ बोलो हाँ, क्या बोलते हो, ठीक है। चलो, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो खाद बनती है ना वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। जल्दी से आप इस पर 3 उंगलियां फेरिए, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो भाई, चलो, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस किसको बोलेंगे, मैंने पहले ही कहा था कि एक्सो मतलब एग्जिट होती है हीट, एग्जिट मतलब निकल जाना, भाग जाना, ठीक है, रिलीज हो जाना। एंडोथर्मिक मतलब अब चाय बनाने वाला कार्यक्रम शुरू हो गया है, ठीक है। तो चाय बनाओगे तो आप उसको हीट दोगे, और इसका आप देख लो यहाँ पर कहानी मैंने लिख दी है पहले से ही, विच एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी जो एब्जॉर्ब करे, ठीक है। पहले आप चाय बनाते हो तो चाय में जितना कुछ मटेरियल है ना वो हीट को एब्जॉर्ब करती है सर, है ना, हीट को एब्जॉर्ब करती है, तब जाके वो चाय बनती है।
आप कुछ लोग कहेंगे नहीं सर एक्सोथर्मिक है, चाय बनने के बाद हीट रिलीज होती है। अरे उसकी अपनी थोड़ी थी, आपने तो दिया था ना, उसको दिया तभी तो चाय बनी। ठीक है, तो आप लोग भी चाय बना के रखना, मस्त हम आएंगे। एग्जाम्पल देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। एनर्जी चाहिए तभी होगा। जैसे ये देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड आपस में क्या होगा, यहाँ हीट दोगे तभी ये चीज बनेगी। ठीक है, ये अमोनिया घास बन गया, हाँ यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, और वाटर ऐसा होगा। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ समझ में आ रही तो लाइक भी कर दीजिएगा। कंपोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ये आप दे रहे हो ना एनर्जी, चाहे आप सनलाइट के फॉर्म में दो, चाहे आप इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में दो, चाहे आप हीट दो, जब भी कभी आप एनर्जी दोगे तभी ये चीज टूटेगा। ठीक है, टूटेगा मतलब ब्रेक डाउन हो गया, और एनर्जी ले लिया इसने, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, चलो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, पहले तो ये जानना जरूरी। तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है वही रिएक्शन आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। कहानी लिखी हुई है, रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब जो प्रेसिपिटेट होता है ना वो घुलता नहीं है सर, घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है। ठीक है, पानी में घुलता नहीं, अघुलनशील होता है, इसीलिए वो इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे अगर NaCl है और AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आप बताओ क्या बनेगा, NaNO3, क्योंकि यहां पर फिर मैंने क्या बताया था आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट जैसी चीज होगी NaNO3 AgCl। AgCl नहीं घुलेगा जी, वो नीचे बैठ जाएगा, इसीलिए इस चीज को हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, बोलो बोलो जरा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर आगे बढ़े। ठीक है, मेरी शक्ल भी आ जाएगी कभी कभी। न्यूट्रलाइजेशन, अब दो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एक तरफ एसिड लो एक तरफ बेस लो, दोनों को मिला दो, और दोनों अगर बराबर के पावर के होंगे तो पूरा पूरा न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, आपको अभी पूरा पूरा न्यूट्रल करना है, जब आप 11th में जाओगे तब आप एसिडिक और बेसिक सॉल्ट वहां पर फॉर्म करोगे। ठीक है, अभी आपको पूरा पूरा न्यूट्रल करना है, यानी दुनिया की कोई भी एसिड ले लो, दुनिया का कोई भी बेस ले लो, दुनिया के दोनों एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करा दो, तो बनेगा क्या, बनेगा साल्ट प्लस वाटर, और वहां से हीट रिलीज होगी। ठीक है, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। जैसे मैंने HCl ले लिया, NaOH ले लिया, आपस में रिएक्ट करा के NaCl और H2O बना दिया। कैसे होगा देखो, ये Cl ये Na, ठीक है, बन गया NaCl, ये H और ये OH, H और OH क्या बन गया, H2O। ठीक है, H और OH बन गया H2O, ये रहा H2O। अगर मैं कहूं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो पहले सुनो, जब भी कभी ऑक्सीडेशन में देखो O आ रहा है ना, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, O आ रहा है, O मतलब ऑक्सीजन, तो जब भी कभी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देख लो, तो जहां कहीं भी किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन देखो या फिर हाइड्रोजन का निकलना देखो, तो उस सब्सटेंस का बोल दो कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसी को पलट दीजिए आप, अगर कि ऑक्सीजन निकल रही कहीं से और हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो वो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, जहां दोनों साथ साथ हो रहे होंगे वहां रिडॉक्स हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहां पर देखो कॉपर के साथ कौन जुड़ गया, कॉपर का साथ देने के लिए यहां पर आ गया ऑक्सीजन इसके साथ में। ठीक है, अब यहां पर कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का क्या हो गया जी, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो अभी आप 10th लेवल पे बस इतना ही देखते हो कि हाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन जैसे आप 11th का रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे वहां दो चीजें और आएंगी, दो क्या, एक आती है, एक से दूसरी बन जाती है। ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, आप देखो ध्यान दे देना थोड़ा। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर, जब आप देखोगे ना तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा जी, इंक्रीजेस। जब किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो भी कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ। कैसे अभी आपको बताएंगे, चिंता मत करिए। दूसरा, जब कभी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ना, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि सोडियम Na नॉर्मल था, फिर मैंने कहा बताओ Na+, तो Na+ कैसे बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो। यहां पर देख लो, मैंने कहा आपसे सोडियम नॉर्मल था, ठीक है, Na+ बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे आप, जब भी तो आप Na+ बनाएंगे, यानी रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर क्या होगा, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, समझो भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। इसी चीज को पलट दीजिए आप रिडॉक्स में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर घटा दीजिएगा।
ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल देख लो। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट वो जो करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ भी किसी को बोले, एजेंट वो जो करवाए दूसरे का, ठीक है। अगर यहां इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको करवा कौन रहा है, इसके साथ वाला, ठीक है। और साथ वाला मतलब उसका खुद का रिडक्शन होगा, खुद का रिडक्शन होगा, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाते हैं। मतलब अक्सर देखा होगा ना कि खुद करते नहीं लोग और दूसरे को रास्ता बताते हैं, तो बस यही हाल है इसका भी, कि खुद करेंगे नहीं, दूसरे को रास्ता बताएंगे। तो खुद इनका होगा क्या, इनका रिडक्शन होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन ये करवा देंगे, ठीक है। चलो देखो, तो एनी सबस्टेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर कह दीजिए हेल्प इन ऑक्सीडेशन बट रिड्यूसेस इटसेल्फ, खुद का रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन दूसरे का करवाने चले आएंगे, कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, रिडक्शन। अब रिडक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। एनी सबस्टेंस में तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बताना चाहते हो तो बता दो, कम हो जाएगा ना, उसमें बढ़ रहा था ऑक्सीडेशन में, तो इसमें क्या होगा, इसमें कम हो जाएगा। जब भी कभी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए किसी का तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ देखो CuO है कॉपर, और यहाँ पर ऑक्सीजन ने इसका साथ छोड़ दिया, ठीक है, इसका साथ छोड़ दिया, इसका इसकी दोस्ती टूट गई, तो ऑक्सीजन यहाँ से चला गया तो इसका हो गया रिडक्शन, ठीक है जी। जब भी कभी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो वैसी घटना को आप क्या बोलोगे बालक, वैसी घटना को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब फिर वही बात है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वो दूसरों का क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो एनी सबस्टेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन एंड और एड्स हाइड्रोजन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। अगर दोनों साथ साथ हो रहा है तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, एक का रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट अपोजिट नाम रहेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने पहले ही लिख दिया, ऑक्सीडेशन में क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। चलो इतनी बात देख लो, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं उसको भी देख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपके हाई स्कूल में कि कौन सा इसमें बताओ रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताओ, रिडक्शन की डेफिनेशन बताओ विद सम एग्जांपल, ठीक है। कुछ एग्जांपल के साथ में ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताइए, रिडक्शन की डेफिनेशन बताइए, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कई बार पूछा जा चुका है यहाँ से, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल जरूर सेट कर दिया, जैसे FeO हो रहा है, Fe मतलब कुछ कुछ होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, मतलब यहाँ पर रिडक्शन होता है। CO से क्या हो गया, CO2, यहाँ भी कुछ कुछ हुआ, ऑक्सीजन बढ़ गया और यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। अब मैं अगर आपसे कहूं इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बड़े प्यार से आप एक बात कहिएगा, क्या कहिएगा, हमारे साथ बोलिए इसको, कि जिसका रिडक्शन हुआ वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। OA लिख दिया मैंने, ठीक है, OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एकदम साफ सुथरी बात है और कोई इसमें नई पुरानी कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े, कुछ और आगे बढ़ते, ठीक है। चलो अब रेडॉक्स रिएक्शन, मैंने पहले ही कहा था आपसे, ठीक है, कि जहां दोनों साथ साथ होंगे वो क्या हो जाएगी, वो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तो अगर साथ साथ होते हैं, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो FeO और Cu लिया था, जैसे देख लो, थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपको ये बताया था, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, FeO CO, तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों चीज हो रही इसमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये क्या हो जाएगी, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। आप मोस्ट ऑफ रिएक्शन देखोगे रेडॉक्स रिएक्शन ही पाओगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रेंसिडिटी, ठीक है, चैप्टर खत्म होने वाला है। ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ देखना है। रेंसिडिटी कई बार होता है खाने पीने की चीजें जो फैट या ऑयल जिसमें होता है ना, फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, व्हेन लेफ्ट, बहुत दिनों तक अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो वो क्या होने लगता है, वो भी इसमें स्मेल आने लगती है, खराब होने लगता है। जैसे आपने देखा होगा अचार, मुरब्बा, ये सब क्या होता है उसमें क्या पड़ जाती है,
क्या पड़ जाता है, जल्दी बताओ कमेंट करके आप लोग। खराब होने लगते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है? नहीं नहीं, बहुत खराब हो जाता है ना, खाइएगा भी मत। दरअसल होता क्या है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो कोई भी वो मटेरियल होता है ना उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो चीजें खराब होने लगती हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, इससे बचाने के लिए क्या करना होगा प्रिवेंशन में, देखो मैंने कुछ तरीके बता दिए, आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन वी हैव टू यूज सम एंटीऑक्सीडेंट। क्या यूज करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन होने से रोके। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट तो सोडियम बेंजोएट होता है, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, इसका यूज कर सकते हो। BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन यूज कर सकते हो। यूजुअली जो हम लोग करते हैं, क्योंकि ये सब में थोड़ा पैसा लगेगा है ना, और कम पैसे में जो आ जाता है चिप्स में, आप देखोगे अगर 50 ग्राम की पैकेट चिप्स की है तो उसमें 10 ग्राम चिप्स रहेगी, 40 ग्राम हवा भर के देते हैं लोग, है ना, बहुत गलत करते हैं ये, इसका जनता जवाब चाहती है। देखो अगर पैकेट है तो फ्लश जो उसमें होता है उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। अब नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन आपको पता है 10 ग्राम चिप्स 40 ग्राम नाइट्रोजन। अब आप कहते हो कि यार पैसा तो आप 50 ग्राम का लेते हो, 10 ग्राम चिप्स दे रहे हो, तो भाई अगर वो 40 ग्राम गैस नहीं रहेगी ना तो आपको चिप्स जो आप क्रिस्पी खाते हो वो क्रिस्पी नहीं रहेगी, फिर वो रोटियों की तरह हो जाएगी एकदम, है ना, जिस तरह रोटी नरम नरम होती है तो मजा नहीं आएगा आपको। तो आप इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन है कि वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यों माना जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसका जवाब आप देख लीजिए। और दूसरा, राइट केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द ब्राउन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डू चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन, क्यों नाइट्रोजन भरा जाता है, ये भी एक सवाल है। ठीक है, जिसका जवाब हम लेकर आए हैं, आप देखिए स्क्रीन पर हमारे। The glucose product is our body during digestion combines with oxygen in the cells of our body during the digestion combines with oxygen in the cells of our body। ये देखो दो लाइन, एक ही लाइन दो बार हो गई तो उसको काट लीजिएगा। ठीक है, क्या करता है, प्रोवाइड्स एनर्जी। जैसे मैंने कहा था कि ऑक्सीजन कंबाइन होगा जब ना हमारे ग्लूकोज से जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजनेटेड सेल के पास गया, सेल के पास जाने के बाद रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद कंबाइंड हुआ, कंबाइंड होने के बाद वो हमको एनर्जी देगा। तो एनर्जी दे रहा है ना रिएक्शन, कोई भी चीज कंबाइंड होने के बाद अगर एनर्जी दे रही है तो उसी को तो हम लोग बोलते थे एक्सोथर्मिक। तो एनर्जी यहाँ मिल रही है, ये एरो यहाँ चला गया, बहुत गलत बात है, इसको सही करो पहले, हम लोग सही कर लेते हैं। ठीक है, इसको, ये हो गया आपका बढ़िया। तो जब भी कभी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, देखो हैट्रिक 6 लगा दो इसमें। ठीक है, जब भी कभी ये बैलेंस हो तो आप लगातार 3 छक्के मार दो, है ना, 6 6 6, आप ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड H2, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने रिएक्शन देखी थी एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, और उसी को तो हम लोग बोलते थे एग्जिट होना, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसे लेड नाइट्रेट जब टूटेगा, ठीक है, यहां पर भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, हीट दोगे तभी ऐसा होगा। तो ये लेड मोनोऑक्साइड, ठीक है, या लेड ऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन फ्यूम होती है, ब्राउन कलर की होती है, और ऑक्सीजन। तो ब्राउन गैस इवॉल्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो ब्राउन गैस निकलती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ये पूछा था। फिर क्या पूछा, चिप्स में क्यों भरते हैं, मैंने आपको बता दिया था, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, पूरी कहानी लिखी हुई, इत्मीनान से स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ो आराम से। ठीक है, और नोट्स साथ साथ बनाते रहना। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब कोरोजन क्या होता है, दो टॉपिक और है कोरोजन। ठीक है, उसके बाद इससे प्रिवेंशन देख लो, फिर कुछ क्वेश्चन है, फिर ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा 3 मिनट हो चुका है लगभग। कोरोजन मतलब होता है खराब होना, लोहा खराब होगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, तो कोई ना कोई आपके लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई बहाना चाहिए खराब होने के लिए। अब वो चीज देख लीजिए, एयर हो, ठीक है, अब जो बातें जिसके वजह से खराब होगा, एयर हो, मॉइस्चर हो, या कोई वीक एसिड बेस कुछ भी हो जाए, लिक्विड, उसके प्रेजेंस में ये चीजें खराब होने लगती। देखो ये बढ़िया जंजीर है, और ये आयरन पर इस पर क्या हो गई, रस्टिंग हो गई है। तो ये कब होगी, जब आप ऐसे खुला छोड़ दो, ठीक है, एटमॉस्फेयर में इसे खुला छोड़ दोगे तब ये खराब होने लगेगी, और इसके खराब होने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जैसे नेल है, देखो ये एकदम मुरझा गई है। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन से। अब अगर इसको नहीं समझ पा रहे हो तो मत समझो, छोड़ो इसको। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि सर आयरन था, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ये बनाएगी Fe2O3। ठीक है,
3 3 नहीं भाई, ये होगी Fe2 4, ठीक है। Fe2O3 बनी और फिर वाटर इसके साथ अगर रिएक्ट कर जाएगा, है ना, थोड़ी सी नमी है तो नमी के साथ रिएक्ट करके, अब मान लो XH2O आ जा रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा इसको अलग से लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ कि Fe2O3 प्लस XH2 अगर आ जा रहा है साथ में इसके, तो ये क्या बनाएगा, दिख रहा है आपको, हाँ जी दिख रहा है, ये बनाएगा Fe2O3 डॉट XH2O, यही है आपका रस्ट, ठीक है, यही है आपका रस्ट, ठीक है। तो ये जब भी कभी आप देखोगे कि द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ किसका, एयर मॉइस्चर, ये सब बहाने हैं, एयर या मॉइस्चर की वजह से अगर डिग्रेडेशन हो रहा है, खराब हो रहा है, दैट मीन्स उसको कहेंगे आप कि उसमें कोरोजन हो रहा है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताना। रोकोगे कैसे, है ना, खराब तो बहुत जल्दी देखते हो आप, रोकोगे कैसे, पेंटिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन, एक प्रोसेस ये पूछा गया है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो एक पतली से लेयर, झमाझमा पतली सी लेयर लगा दो, ठीक है, जैसे आयरन है ना, उस पे उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोई पतली सी लेयर लगा दो, मैंने जिंक की लगा दी। अब आप कहोगे सर तो जिंक भी तो खराब होगा, वाह क्या दिमाग लगाया आपने, जिंक भी तो खराब होगा, मैंने कहा हाँ बेटा जिंक खराब होगा, लेकिन जिंक उससे पहले क्या करता है, जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है, एक बढ़िया सी लेयर, है ना, जैसे आपका एल्यूमिनियम करता था, एल्यूमिनियम क्या करता था, वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता था, तभी तो आपके बर्तन खराब नहीं होते। बर्तन में आप कहोगे ना एल्यूमिनियम यूज करते हो, और एल्यूमिनियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है, फिर खाना खराब क्यों नहीं होता, देखो यूज करना अच्छी बात नहीं है बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम का, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है, इस वजह से वो खराब नहीं होता, जिंक ऑक्साइड की लेयर होती है, इसी वजह से इसमें कोरोजन नहीं होता, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहानी लिखी है, देख लेना, जिंक ऑक्साइड बना लेता है, क्या क्या होता है मैंने लिख दिया। चल भाई आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर मेटल्स, कुछ और भी खराब होता है, मैंने तो लोहे की बात की ना, जैसे सिल्वर है, ये आ गया भाई, सिल्वर है, चांदी, तो चांदी काली पड़ जाती है चांदी काली पड़ जाती है, और चांदी अगर काली पड़ जाती है तो वो खराब हो जाती है, मैंने लिख दिया सिल्वर सल्फाइड उस पर बन जाता है ना, तो वो खराब हो जाता है। ऐसे आप देखोगे तांबे का, कभी लोटा देखो मंदिर में जो आप पूजा करने जाते हो ना, तो तांबे का लोटा देखोगे तो वो भी ग्रीन ग्रीन पड़ जाता है, ग्रीन कलर का, तो वो भी क्या होता है, कोरोजन होता है। अब मुझे कमेंट करके बताना कि उसको साफ करने के लिए आप क्या करते हो, ठीक है। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, घिसेंगे नहीं, कुछ दिमाग लगाएंगे जिसमें घिसना नहीं पड़ेगा, ठीक है, और वो दिमाग आप बता दो कमेंट में क्या करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ सर कुछ मेरे पास है, नींबू उम्बू से घिसेंगे, तो भी हाँ सही है, नींबू से भी हो सकता है क्योंकि नींबू में एसिड होता है, ठीक है, ये रिएक्शन है, आप देख लीजिएगा। ये भी कह सकते हैं कि स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स, है ना, खा जाता है धीरे धीरे करके, ये जो कोरोजन होता है प्रोसेस, ये रस्टिंग ऑफ आयरन से ये धीरे धीरे करके मेटल को क्या कर देता है, पूरी तरह से खा जाता है, ठीक है। अच्छा चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर लें, उसके बाद हमारा ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा हो रहा है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अगर देने का तरीका आपने डेवलप कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, झमाझम नंबर पाएंगे आप एकदम मस्त। स्टेट द लॉ ऑफ दैट फॉर्म्ड बाय द बैलेंसिंग केमिकल, अब कौन सा नियम था जिससे बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन आप करते थे, जल्दी से बता दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये रहा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू ही आप इसको क्या करते थे, बैलेंस करते थे, और ये हो गया आपका बैलेंस द फॉलोइंग। अब इसको बैलेंस करना ना, करके बताना, नहीं होगा तो कमेंट करना, ठीक है, बहुत आसान है, अगर नहीं किया है तो आप लेक्चर को फिर से स्टार्टिंग से देखो, मैंने आपको बताया, ठीक है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो हम लोग रेस्पिरेशन वाली कर रहे थे ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, उसी को पलट दो, बस कुछ नहीं करना, उसको पलट दो, बस पलटोगे तो यहाँ पर सनलाइट लिखना पड़ेगा और क्लोरोफिल लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लोरोफिल लिखा है, क्लोरोफिल लिखना पड़ेगा और सनलाइट लिखना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे ना तो इस प्रोसेस को ही हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। पेड़ पौधे अपना खाना ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, अपना उनका पेड़ पौधे का खाना बन रहा है, अपने खाने के बारे में सबको फिक्र रहती है, इनके बारे में भी तो फिक्र होनी चाहिए सबको। चलो भाई ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं एग्जाम में और आपको आंसर भी लिखना होता है। चलो जल्दी से बता दो मुझे, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट बहुत तेजी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ, प्रोड्यूस स्लैगलाइन, बुझा हुआ चूना। मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल भी कराया है, राशिद कलाम डालिएगा उस पर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 10th में आपको इसका प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान सा, आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन
थोड़ा सावधानी पूर्वक, ठीक है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब जरा बताओ इसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आप लोग देख लीजिएगा, करना रहेगा। द रिएक्शन कैन बी इसका क्लासिफाइड। अब इस रिएक्शन को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाँ भाई हाँ, कॉम्बिनेशन तो है ही है, क्योंकि दो चीजें ऐड होकर के दे रही कॉम्बिनेशन। एक्सोथर्मिक, हाँ भाई हाँ, क्योंकि यहां से हीट भी निकलती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी। एंडोथर्मिक नहीं जी, नहीं एंडोथर्मिक नहीं, क्योंकि हीट तो निकल रही है ना, तो दो में से एक ही तो होगी। अच्छा बताओ, क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, जल्दी से सोच के बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से कमेंट करो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, इसमें से बताओ कौन कौन सा करेक्ट है, ठीक है बताओ। CO बना रहा है, तो डी ऑप्शन पर ताला लगा दिया जाए, और इसी के साथ जीत चुके हैं आप। अभी नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब बताएंगे, ठीक है। ए और बी ही सही है, सी और डी गलत है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है और एक्सोथर्मिक है ना, ये तो एंडोथर्मिक नहीं और ऑक्सीडेशन नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remains in the solution। अब जो भी कुछ कह रहा है आप पहले उसको क्या कर लो, उसका नाम लिख लो चुपचाप सीधा सीधा। कह रहा है कॉपर सल्फेट लिख दो इज्जत से, हाइड्रोजन सल्फाइड लिख दो इज्जत से, कॉपर सल्फाइड लिख दो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिख दो। इस मैंने क्वेश्चन से यहाँ पर सिर्फ लिख दिया और कोई काम नहीं किया। अगर आप चाहो तो इसके पहले मैंने करवाया था, एक एक नाम को चुन चुन के लिखा था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि बताओ इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। यहां पर देखो कॉपर सल्फाइड, कॉपर किसके साथ चला गया, सल्फर के साथ, और ये सल्फेट किसके साथ भाग गया, हाइड्रोजन के साथ भाग गया। तो यहां पर देखो जरा, एक दूसरे ने इंटरचेंज कर लिया, और एक दूसरे के इंटरचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं ना, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, इंटरचेंज कर लिया। चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे इसको देखिएगा, आगे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। चलो 3 उंगलियां आप तुरंत बिखेरिए इस पे, आगे बढ़िए, ठीक है। कह रहा है इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब सोडियम सल्फेट, फिर वही बात है ना, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, लाइन लिख लीजिएगा। सोडियम सल्फेट कह रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज सोडियम सल्फेट, तो मैंने लिख दिया, एंड बेरियम क्लोराइड मैंने लिख दिया। अब बताओ NaCl बना था कि नहीं बना था, जल्दी बताइए। मैंने पहले ही आपको बताया था कि बेटा वहां जो रिएक्शन पढ़ रहे हो ये सब काम में आएगी क्वेश्चन में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलो जल्दी से बता दो फिर ये कैसी रिएक्शन होगी, इसमें कौन क्या सही है क्या गलत है, गलत क्या सही क्या मुझे ना पता, नहीं आपको पता है, यहां पर देख के बताइए, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना। तो पहली चीज तो ये क्या है, ये है आपकी एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, सही बात है, ठीक है। दूसरा इनसॉल्युबल NaCl बन रहा है, तो इनसॉल्युबल साल्ट प्रोड्यूस्ड, सही है। तीसरा एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, नहीं एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो गया ना। अब प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, ये भी सही है। तो क्या आपने इसमें क्या कर लेना, BCD यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, BCD आपका सही हो जाएगा। अब जरा देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, कौन सी आइडेंटिटी उसकी अनचेंज्ड रहने वाली है, ठीक है। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो अनचेंज्ड होते हैं, जैसे मैंने बताया था ये तो केमिकल चेंजेस है, ये तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये भी चेंज हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब एक बात बताओ, मैंने पानी से बर्फ बना दिया, ठीक है, यानी क्रिस्टलाइजेशन करा दिया। अब बर्फ को फिर से मैं पिघलाऊं तो पानी ही तो बनेगा, कोई नई चीज तो बनेगी नहीं, ठीक है। और नई चीज जब तक नहीं बनेगी तब तक हम लोग उसको केमिकल प्रोसेस कहेंगे नहीं, केमिकल रिएक्शन कहेंगे नहीं। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है। बाकी दही का दूध का खट्टा होना या दूध का फट जाना, फर्मेंटेशन, डाइजेशन, ये सब केमिकल प्रोसेस है। तो इसके लिए ये वाला जवाब डिफरेंट है, इसीलिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जवाब भी नीचे लिखा है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब ये बताइए, केमिकल रिएक्शन जब भी होती है, यहां पर बताओ यहां पर क्या मिल रहा है आपको, आइडेंटिफाई, चलो ठीक है। तो अब देखो यहां पर जो जो कुछ पूछ रहा है आप उसको बताइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करेगा मैंने पहले ही जवाब लिख दिया, ठीक है, बाद में मत कहिएगा। आप देखिएगा इसका मैं क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं, ऐसे यहां पर भी है,
यहाँ पर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। साथ ही साथ मैं अगले स्लाइड पर चलूँ तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, उसका यहाँ पर आंसर है। तो जैसे मैं पहले बताया ना हमने, वैसे ही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। मैंने आंसर दे दिया, साथ में कुछ का नाम लिखना है तो नाम भी जरूर लिखिएगा, कौन सी रिएक्शन है ये बताना आपको, ठीक है। चलो इतना सब करने के बाद आपका नंबर बहुत अच्छा हो जाएगा और सब लोग खुशियां मनाते हैं। तो हम लोग भी चैप्टर खत्म हो गया तो पटाखे तो फोड़ेंगे ना, बम फोड़ दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आपको फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता तो आप जरूर कमेंट करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो